everyone. Now again I am here for you. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम अपने हिंदी विषय के साथ में आपके सामने हैं और जिस तरह मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप सभी से कहा था कि आप लोग अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ में लेकर आएंगे, तब हम लोग इस पार्ट 2 100 के 60 की अन्य अभ्यास कार्य और गतिविधियां आरंभ करेंगे। इसके पहले हमने पाठ पर आधारित पाठ्येतर गतिविधि करना शुरू किया था, जिसमें हमने मौखिक प्रश्नोत्तर, सही विकल्प और रिक्त स्थान आदि किए थे। और चूँकि अभ्यास प्रश्न 6 प्रश्नों के उत्तर हैं जो कि हम अपने क्लास वर्क में करेंगे, जो हम इसके अगली कक्षा में करेंगे। तो आज हम लोग पेज नंबर 17 पर भाषा की समझ आपको दिया गया है, अर्थात पाठ से संबंधित व्याकरणगत अभ्यास प्रश्न। आपने जो पाठ पढ़ा है 100 के 60, उसमें हम लोग कुछ क्रियाएं, कुछ काल से संबंधित, कुछ संज्ञा सर्वनाम से संबंधित, अर्थात उस पाठ को लिखने के लिए उसमें व्याकरणगत भाषा से संबंधित किस तरह के अलग अलग कार्य किए गए हैं या प्रयोग किए गए हैं, वो हमें यहाँ पर व्यवस्थित रूप से करने के लिए दिए गए हैं। तो जैसे आप पेज नंबर 17 खोलते हैं, वहाँ पर देखिए भाषा की समझ यानी लैंग्वेज एंड वैक्यूबलरी स्किल्स, जिसमें पहला अभ्यास प्रश्न है हमारा वचन बदलिए, है ना। पहला अभ्यास प्रश्न क्या है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वचन बदलिए, अर्थात कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के हमें क्या करना है, बहुवचन रूप लिखना है। बहुवचन रूप क्या होते हैं, देखिए बेटा, बहुवचन रूप अर्थात शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का हमें बोध होता है, बोध होना इन्हें पता चलना, उसे हम लोग वचन कहते हैं। आप यहाँ पर जिस अभ्यास प्रश्न को कर रहे हैं, वहाँ पर जस्ट उसके ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखिए, आपको एक परिभाषा दी गई है। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन यानी संख्या, नंबर, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, उसे हम लोग हिंदी में वचन कहते हैं। तो एक का यदि बोध कराता है तो वो एक वचन हो जाता है ना। और यदि हमें एक से अधिक का बोध होता है, बोध होना इन्हें पता चलना, तो उसे हम लोग कहते हैं बहुवचन। और आसान तरीके से यदि मैं कहूँ कि किसी शब्द को पढ़ते समय या जब किसी शब्द को सुनकर हमें उसका एक होने का पता चले, जैसे मैंने कहा पुस्तक, पुस्तक एक शब्द है ना, या शब्द का एक रूप। तो पुस्तक यानी वहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है, आप लोग को सुनते से पता चला। लेकिन यदि मैंने कहा पुस्तकें, यानी वहाँ पर एक से ज़्यादा पुस्तकें हैं। और यदि आप सीधे से कहें तो मैं कहती हूँ गिलास, तब एक गिलास है या बहुत से गिलास हैं, एक गिलास है। लेकिन यदि मुझे 10 के लिए भी वही शब्द प्रयोग करना हो तो तब भी आप कहेंगे मैम वहाँ भी तो हम गिलास ही यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक वचन वाले शब्द दिए गए हैं जिनको हमें बहुवचन में बदलना है। और बहुत आसान, लड़का, तो कितने लड़के हैं वहाँ पर, मैंने कहा लड़का, तो आप कहेंगे मैम एक है। लेकिन यदि मुझे बहुत सारे वहाँ पर बॉयज़ हैं और उनको बताना है कि वहाँ पर एक लड़का नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मैं क्या शब्द प्रयोग करती हूँ, लड़के। या अगर लड़की है ना, तो मैं कहती हूँ यह एक लड़की है, अर्थात
मेरे पास या मेरे सामने जो भी खड़ी है वो एक है, सिंगल है। लेकिन अगर मेरे पास में बहुत सारी हैं लेकिन वो सब लड़की ही हैं, तो उन सबको एक साथ बताने के लिए मैं क्या शब्द बोलूंगी? लड़कियां। यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, या आप सभी लड़कियां इधर आओ। और एक आसान सा हम लोग यूज करते हैं, कपड़ा, है ना। यदि वन पेयर है या वन पीस है तो आप उसको कपड़ा बोलते हैं। लेकिन यदि वही बहुत ज़्यादा संख्या में हो या बहुत अधिक संख्या में हो तो आप क्या बोलते हैं? मैम मैं 2-3 जोड़ कपड़े लेकर आई, है ना। सिंगल आप ड्रेस बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी जब लाते हैं तो आप ड्रेसेस बोलते हैं। उसी तरह हिंदी में यदि हमने एक सिंगल पीस कपड़ा पहना है तो वो कपड़ा कहलाता है, लेकिन यदि आपने उससे अधिक संख्या में पहने हैं तो वो कपड़े कहला जाते हैं। एक सीधी सी बात है, अगर ये क्या है? कलम, है ना, जिससे हम लिखते हैं। ये एक है या अनेक है? एक, तो ये है कलम। और जब ये एक से अधिक संख्या में हो गई तो ये क्या हो गई? कलमें, यानी कि एक से अधिक हो गई तो इसके शब्द को बोलने का जो रूप है वो भी परिवर्तित हो गया, है ना। एक सिंपल सी चीज हमने पढ़ी थी, साड़ी, है ना। तो अगर एक है तो वो साड़ी हो जाती है, लेकिन अगर 2 हो या 2 से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएंगी? साड़ियाँ, है ना। आपकी मम्मी एक सिंगल साड़ी पहनती है, लेकिन जब आप शॉप पर जाते हैं तो वहां पर कितनी सारी साड़ियाँ टंगी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जब हम उन्हें बदलेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एक वचन रूप कैसा होता है और बहुवचन रूप कैसा होता है। पहला आपको शब्द दिया गया है, देखिए बेटा, रुपया, है ना। क वाला दिया है आपको, रुपया। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया। दूसरा शब्द दिया है गुठली, और तीसरा शब्द दिया है आपको घटना। चलिए, मुझे 1 रुपया मिला, है ना, तो ये एक था। लेकिन जब मुझे रोज 1-1 रुपया मिलता चला गया और मैं उनको अपनी गुल्लक में इकट्ठे करती चली गई, तो जिस दिन मैं अपनी गुल्लक को फोड़ूंगी और उसमें से उनको जब गिनूंगी, तब मैं अपनी मम्मी से क्या कहूंगी कि मम्मी मेरे पास 100 रुपया है, 1000 रुपया है? नहीं, तब मैं क्या कहूंगी? मेरे पास 1000 रुपये हैं। बात समझ में आई? एक था तो रुपया, और जब एक एक करके बहुत सारा इकट्ठा हो गया और वो बहुत अधिक मात्रा में या संख्या में हो गया तो वो क्या हो गए? रुपये। उसी तरह गुठली, मैंने जामुन खाया एक, तो एक जामुन में से एक गुठली निकली। लेकिन जब मैं बहुत सारे जामुन खाती हूँ, है ना, या बहुत सारे आम खाती हूँ, तो नेचुरल सी बात है उसमें से गुठली भी तो बहुत सारी निकलेगी। तब भी क्या मैं यही कहूँगी मम्मी मेरे पास 10 गुठली है, 20 गुठली है? नहीं, मैं क्या कहूँगी? मम्मी मेरे पास बहुत सारी गुठलियाँ हैं। ओके। घटना, यदि आपको कोई सिर्फ एक बात याद रहती है ना, अगर हमने कहा कि आप अपने बचपन की कोई अच्छी वाली घटना बताइए, तो आप हमें कोई सिर्फ एक घटना बताएंगे। घटना मतलब कोइंसिडेंट, है ना, जो मेमोरेबल होता है, जो यादगार होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आपके जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं हैं जो आपको याद है, इसका मतलब आप मुझे अपनी लाइफ के एक से ज़्यादा वाले मेमोरेबल जो मोमेंट्स होते हैं वो मुझे बताएंगे। अलग अलग पल हो सकता है, पहली बार जब आप अपने घर में पपी लेकर आए थे, पहली बार जब आप मार्केट घूमने गए थे, पहली बार जब आप बगीचे में गए थे, पहली बार जब आपने पौधा लगाया। तो ये सारे अलग अलग पल जब मिल जाते हैं तो वो सिर्फ घटना नहीं होता है, वो क्या हो जाती है? घटनाएं, है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर हमने मात्रा बदली तो बहुवचन हो गया। यहाँ पर आपने एक वचन से बहुवचन के लिए या लगाया तो बहुवचन बन गया। यहाँ पर आपने ए लगाया तो बहुवचन बन गया।
ये चीज अच्छे से याद रखिए कि आवश्यक नहीं है कि जब भी कोई शब्द रूप एक वचन में हो तो उसको जब भी हम बहुवचन में बदलेंगे तो उसको बहुवचन में बदलने का एक ही तरीका होगा। नहीं, चूहिया, एक चूहिया होती है और यदि बहुत सारी हो तो चूहियाएं हो जाएंगी क्या? नहीं, तभी चूहिया होगा, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, आप ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, ये रहा चूहिया है ना। एक लड़की होती है और बहुत सारी लड़कियां हो जाती हैं। उसी तरह से एक दीवार होती है। आपका घर होगा ना बेटा, तो वो जो घर है उसका जो रूम होता है, कमरा जो होता है, वो क्या खुले में होता है या सिर्फ छत बना दो तो वो कमरा बन जाता है? नहीं, आप उसमें बाकायदा 1, 2, 3 और 4 तरफ दीवारें बनाते हैं, तब वो कमरा बनता है ना। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आपके कमरे की सबसे सुंदर दीवार कौन सी है ना, इसका मतलब आपको उनमें से सिर्फ किसी एक दीवार के बारे में बताना है। 1, 2, 3, चारों दीवारों के बारे में नहीं बताना है, आपको सिर्फ एक दीवार के बारे में बताना है। तब आप कहते हैं ना, मैम मेरे यहाँ जो फ्रंट वाली है या जो दरवाजे के पास वाली है, जो लाल कलर में पुती हुई है, वो दीवार मेरी सबसे पसंदीदा है। तो एक के लिए आपने शब्द यूज किया दीवार, लेकिन कमरे में कितनी ही दीवार है, तब आप क्या बोलते हैं, मैम कमरे में 4 दीवारें हैं। 4 दीवार नहीं, 4 दीवारें हैं, यानी कि वो एक से अधिक हो गया। तो आपने सिर्फ उसकी मात्रा बदली और वो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। और अगला शब्द हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर पैसा। का एक शब्द यहाँ दिया है पैसा। पैसा यानी 1 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा। आधा पैसा भी पहले चलता था, अभी तो क्या होता है कि पैसा हमने यदि बोला तो हमको लगता है कि उसमें बहुत सारे हो गए। नहीं, पैसा यानी कि 1 पैसा, 5 पैसा। लेकिन जब यही बहुत ज्यादा हो, है ना, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बताइए, कुछ याद है आपको? नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ 1 रुपया को 1 रुपया ही समझा है। लेकिन 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तब उसको हम पैसा नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैसे। एक बेटा है, मान लीजिए आप अपने घर में अगर सिंगल है ना, अकेले हैं, तो बेटा बोलते हैं। लेकिन अगर किन्हीं माता पिता के एक से अधिक बेटा हो तो वो क्या उसको बार बार बेटा ही बोलते हैं? हो सकता है मेरा 1 बेटा है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो आंटी रहती है उनके 4 बेटा है, तो वो 4 बेटा बोलेंगी क्या? नहीं, वो क्या कहती हैं, मेरे 4 बेटे हैं, है ना। अर्थात जैसे ही आप वाक्य में उस शब्द को प्रयोग करते हैं ना, उसमें अपने आप परिवर्तन आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि वो शब्द एक वचन है या बहुवचन है। और कई बार तो जब हम लोग को ऐसा लगता भी है कि हमें बहुवचन में बदलना नहीं आ रहा है, लेकिन नॉर्मली आप लोग अपनी प्रतिदिन के वाक्यों में, अपनी भाषा में बहुवचन और एक वचन का प्रयोग करते ही हैं। बस आपको ये नहीं पता होता है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो आज हम ये समझ रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, कोई चीज, कोई बात, कोई शब्द, सबसे सरल, अगर आप शब्द यूज कर रहे हैं लेकिन आप यदि एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर अपने आप आपके मुंह से उसका एक वचन ही निकलता है। और जैसे ही आप उसके अधिक होने का प्रयोग करते हैं तो आपके मुंह से अपने आप उसका बहुवचन निकल जाता है ना। एक चॉकलेट आपके पास है, किसी ने मांगी और आप उसे क्या कहते हैं, नहीं मेरे पास एक ही मिठाई है ना, मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी है तो सामने वाला क्या बोलता है, नहीं तुम्हारे पास कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, मुझे उसमें से एक मिठाई दे दो। तो मिठाइयाँ अपने आप हमारे भाषा में, हमारे प्रयोग में वो चीज़ आ रही है, लेकिन वो कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, उसका पता हमें नहीं था।
ये हमें तब पता चलता है जब हम अपने भाषा व्याकरण में वचन को पढ़ते हैं। वचन भी भाषा में व्याकरण का एक रूप है जो हमारी भाषा की शुद्धता के लिए बहुत आवश्यक और जरूरी होता है। अंतिम शब्द है हमारा समझौता, है ना। समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइज। जब सिर्फ दो लोगों के बीच में किसी एक बात को लेकर सहमति बनती है तो वो समझौता होता है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा और तुम मेरे घर नहीं आओगे। ये एक बात को लेकर हम लोगों ने क्या करा, आपस में निर्णय किया, तो ये एक समझौता था। लेकिन अगर हम बहुत सारे नियम शर्त लगाएं, बहुत सारी बातें जिनको बैठकर डिस्कस करें और उसके ऊपर आपस में एक दूसरे को सहमति दें, ठीक है, आज से ना मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, ना मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा, ना मैं तुम्हारे घर की तरफ देखूंगा, ना मैं तुम्हारे घर के मामले में बोलूंगा, तो ये तो एक से ज़्यादा मामले हो गए ना जिस पर हम लोगों ने आपस में सहमति ली। तुम मेरे घर नहीं आओगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मेरे घर की तरफ नहीं देखोगे, तुम मेरे घर की किसी बात में नहीं बोलोगे। यानी एक से अधिक मामलों पर जब हम लोगों ने आपस में किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर सहमति प्रकट की तो वहां पर फिर हो जाता है समझौते, है ना। ये अभी याद है हमारे यहाँ पर आप न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ देखते होंगे तो दो देशों के बीच में रोज अलग अलग बात को लेकर विवाद हो रहा है, फिर उन अलग अलग मामलों को लेकर आपस में सहमति बनती है, तो वहां पर कई बार ये शब्द प्रयोग हो रहा है। बेटा आप थोड़ा सा न्यूज़ चैनल देखा कीजिए, ठीक है। सभी बच्चे इसे अपनी बुक में राइट करेंगे। अभ्यास प्रश्न पूर्ण कर रहे हैं बेटा, ये सारे प्रश्न आप सिर्फ अपनी पुस्तक में ही लिखेंगे और कोई भी बच्चा पुस्तक में पेन का प्रयोग नहीं करेगा। ओके, सो आप एक बार देख लीजिए, फिर हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर जाएंगे। चलिए इसे अब हम इरेज कर रहे हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यों में से रंगीन संज्ञा शब्दों के भेद लिखिए। अर्थात आपको वहां पर पेज नंबर 18 पर देखिए बेटा, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में कुछ शब्द नीले रंग से लिखे गए हैं। उन शब्दों को आपको पढ़ना है और ये बताना है कि वो संज्ञा का कौन सा वाला रूप है या कौन सा वाला भेद है। इसके पहले मैं आप लोगों को फिर से क्लास में लेके चलती हूँ। याद कीजिए, हमने संज्ञा की परिभाषा पिछली कक्षा में पढ़ी थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद आया? हमने अकबर पढ़ा था, बीरबल पढ़ा था, फिर एक और शब्द हमने पढ़ा था बगीचा, फिर हमने शहर के नाम पढ़े थे, है ना। तो एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा दोहरा रहे हैं। आप भी हमारे साथ पुस्तक में इस परिभाषा को दोहराएंगे। किसी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में वो सारे शब्द जिनको आप नाम के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर वो चाहे किसी प्लेस का हो, जैसे स्कूल, कक्षा, आपका घर, कॉलोनी, मंदिर, या किसी सिटी का नाम हो, खरगोन, इंदौर, बुरहानपुर, ये अलग अलग जगह है, लेकिन इनके लिए आपने किसी शब्द का इस्तेमाल किया जो उनके नाम को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि वो संज्ञा है। अलग अलग व्यक्ति, आपके फ्रेंड्स के नाम, आपका खुद का नाम, राम, श्याम, गीता, राधा, चैरी, खुशी, वीर, ये सब नाम है, तो ये उस व्यक्ति के लिए है।
अर्थात ये भी संज्ञा है। उसी तरह से संसार में कई चीजें हैं, वस्तुएं कई हैं, ये रहा सब वस्तुएं हैं। तो क्या हर वस्तु के लिए आप एक ही शब्द प्रयोग करते हैं? ये पेन है, ये बोर्ड है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, दोनों के लिए डिफरेंट नाम है ना। बोर्ड बोला मतलब जिसके ऊपर लिखा जाता है, पेन जिससे लिखा जाता है, तो दोनों में अंतर है। ये हमें कब पता चला? जब दोनों के लिए हमने अलग अलग शब्द प्रयोग किए। तो ये नाम कहलाते हैं, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है ना। पहली होती है व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। याद आया? हाँ, अच्छे से याद आया होगा, क्योंकि कक्षा तीसरी की पुस्तक में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने संज्ञा का अच्छी तरह से बार बार प्रयोग किया था, है ना। मुझे तो अच्छे से याद है, आप लोग को भी यदि अपनी हिंदी की पुस्तक के पार्ट याद होंगे तो आपको याद आ गया होगा, है ना। नन्ही की डायरी पढ़ा था, उसमें भी हमें कुछ शब्द दिए गए थे कि आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक में उसको पहचानना था। यहाँ पर भी हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और बाकायदा हमें क्या करना है, उन वाक्यों में से उन शब्दों के भेद लिखना है। पहला वाक्य है आपका, गेंदालाल की नीयत खराब थी। इसमें गेंदालाल जो शब्द दिया है बेटा, ये नीले अक्षर में लिखा है, देखिए, है ना। दूसरा वाक्य जो है, गेंदालाल की चतुराई देखकर साहूकार हंस पड़ा। यानी दूसरा शब्द है चतुराई। पहला वाक्य हम ले रहे हैं क नंबर, गेंदालाल की नीयत खराब थी, है ना। नीले रंग में शब्द दिया है गेंदालाल। ठीक, अब मुझे बताइए, गेंदालाल एक नाम है, तो जो स्पेशली किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस का बोध कराता है, जिसको पढ़कर हमें ये पता चले कि ये सिर्फ इसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है ना। खरगोन, तो खरगोन सिर्फ खरगोन शहर का ही नाम हो सकता है। आप जबलपुर को, इंदौर को खरगोन नहीं बोल सकते हो, है ना। आपका नाम खुशी है, तो खुशी को ही मैं खुशी बोलूंगी, वीर को खुशी तो नहीं बोलूंगी, गौरव को तो खुशी नहीं बोलूंगी, क्योंकि खुशी का नाम सिर्फ खुशी के लिए है। तो इस तरह से जो भी शब्द स्पेशली, पर्टिकुलरली, विशेष रूप से सिर्फ उसी के लिए यूज किया जाता है, वो कहलाता है आपका व्यक्तिवाचक। जैसे पेन के लिए ही मैं सिर्फ पेन शब्द बोलूंगी, इसको मैं पेन नहीं बोलूंगी, ये बोर्ड है और ये पेन है, तो पेन शब्द क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। श्यामपट्ट या बोर्ड हो गया आपका व्यक्तिवाचक, है ना। तो यहाँ पर गेंदालाल जो शब्द है वो सिर्फ गेंदालाल के लिए है, यानी कि ये किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा था जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जो विशेष रूप से किन्हीं की समूह, समुदाय या ग्रुप के लिए प्रयोग किए जाते हैं। याद कीजिए, पिछली कक्षा में हमने आपको समझाया था, जैसे शिक्षक, है ना। तो शिक्षक कौन है? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? नहीं, शिक्षक एक जाति से मतलब एक समूह है। अगर मैंने कहा कि शिक्षक, यानी शिक्षक स्टूडेंट से अलग है, स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है, उसी तरह शिक्षकों का भी एक ग्रुप होता है। अगर मैंने कहा सिंपली शालिनी, यानी वो एक नाम है जो सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन शिक्षक, उसमें स्कूल के सारे शिक्षक आ जाते हैं, विद्यालय का हर शिक्षक शिक्षक कहलाएगा, यानी वो शिक्षक के समूह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैंने कहा प्रताप सर,
तो प्रताप सर एक सिंगल है, यानी प्रताप सर सिर्फ प्रताप सर के लिए ही मैंने प्रयोग किया है, तो वो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। यहाँ पर दिया है आपको जैसे चतुराई, चतुराई कोई ग्रुप है क्या, नहीं कि सब उसमें चतुर हो, नहीं, ठीक है। तीसरा है भाववाचक, याद करिए मैंने कहा था वो सारे शब्द जो हम अपने मन के भावों को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, जो हमारे अंदर से निकलती फीलिंग्स, हंसी आ रही है, अब मुझे अगर कहना है कि मुझे हंसी आ रही है, अंदर से मुझे फील हो रही है, लेकिन अगर मुझे बाहर वाले को बताना है कि मुझे हंसी आ रही है, तो मैं उस भाव के लिए मैंने एक शब्द प्रयोग किया, हंसी। मैम मुझे हंसी आ रही है, मैम मुझे रोना आ रहा है, मैम मुझे दुख हो रहा है ना। तो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए मैंने जो शब्द प्रयोग किया वो होता है भाववाचक, है ना। तो यहाँ पर चतुराई जो है वो हमारे अंदर की फीलिंग है बेटा, हमारे अंदर का भाव है। चतुराई इंसान के अंदर होती है, इंसान के लिए नहीं होती है, इंसान के यहाँ मस्तिष्क में होती है ना। तो चतुराई कैसा शब्द हो गया है हमारा, भाववाचक। तीसरा वाक्य देखिए बेटा, साहूकार अपने पैसे की वसूली करना चाह रहा था। ग में है आपके पास पैसे, नीले रंग में लिखे हुए हैं बेटा ये शब्द। पूरा वाक्य हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वाक्य आपके पास है, हमें सिर्फ नीले रंग को पहचानना है उन वाक्यों में से। साहूकार अपने पैसे की वसूली करना चाह रहा था। किसकी वसूली करना चाह रहा था, पैसे की। अब पैसा जो है ऑलरेडी बहुवचन है ना, तो पैसा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। आप सोच सकते हैं पैसा व्यक्ति तो नहीं है क्योंकि 1 पैसा 2 पैसा 10 पैसा तो नहीं है, भाववाचक हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसा हमारे अंदर की फीलिंग थोड़ी ना है। पैसा तो बाहर हमको दिखाई देता है ना, हाथ पे रखा हुआ, ये 10 पैसा है, ये 20 पैसा है, लेकिन पैसे यानी कि जातिवाचक। जब मैंने कहा पैसे, उसके अंदर से पैसे आएंगे, 10 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, 2 रुपए का भी सिक्का पैसा ही कहलाता है। यानी कि पैसे का एक अपना अलग समूह है। याद करिए, सिक्के में सिर्फ सिक्के आते हैं और नोट में रुपया आता है, तो नोट की कैटेगरी अलग है और पैसे की कैटेगरी अलग है। तो उस तरह से हमारा ये जो शब्द है पैसे, ये बन जाता है आपका जातिवाचक। मैंने कहा कि मुझे पैसे दो, तो आप मुझे क्या करोगे, सारी चिल्लर दे दोगे, है ना। फिर घ वाला वाक्य देखिए बेटा, उसमें आपको एक शब्द दिया गया है, साहूकार अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हंसी है ना, नीले रंग में जो लिखा है वो है हंसी। साहूकार अपनी हंसी नहीं रोक पाया। हंसी कहाँ से आ रही थी, अपने अंदर से, यानी कि वो एक फीलिंग है, मनोभाव है। तो जो भाव हमारे अंदर से निकलते हैं वो वाला शब्द क्या कहलाता है, भाववाचक। ये लीजिए, भाववाचक संज्ञा। अगली वाक्य जो है आपका अंग वाला, गेंदालाल का बेटा सामने खड़ा था। क्या शब्द है नीले रंग में, बेटा। ठीक है, तो गेंदालाल का बेटा सामने खड़ा था। अब बेटा कौन है, व्यक्तिवाचक है क्या, क्योंकि उस बेटे का नाम तो दिया ही नहीं है। बेटा तो किसी का भी हो सकता है, इसका बेटा, उसका बेटा, मेरा बेटा। वहां लिखा है गेंदालाल का बेटा, मतलब कि वो बेटा तो है लेकिन किसका है, गेंदालाल का बेटा है। यानी कि वो किसी का पिता नहीं है, किसी का भाई नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ क्या है, बेटा है। यानी कि वो बेटे का जो समूह या ग्रुप है उसको बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये शब्द कहला जाता है जातिवाचक, है ना, जातिवाचक।
वाचक संज्ञा। फिर अगला वाक्य है 60 रुपये तो ज्यादा होते हैं। वाक्य क्या दिया है आपको, 60 रुपये तो ज्यादा होते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पर उन्होंने कहा रुपये, रुपये शब्द नीले रंग में है। अभी हमने कहा था पैसा अलग होता है और रुपया अलग होता है। पैसा यानी सिक्के और रुपये यानी नोट। तो यहाँ पर रुपये शब्द जो है वो क्या बन जाएगा, फिर से जातिवाचक, क्योंकि रुपये के लिए कोई वहां पर पर्टिकुलर शब्द नहीं दिया गया है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2 यहाँ पर फिनिश होती है। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो इसको कैप्चर कर सकते हैं, तब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे बेटा। अब हम इसे यहां से मिटा रहे हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है हमारा, विलोम शब्द लिखिए। पेज नंबर 18 पर देखिए बेटा। एक्सरसाइज नंबर 3। विलोम शब्द लिखिए। पहला शब्द हमें दिया गया है उल्टा। ख नंबर पे दिया गया है हमें बाहर। ग गांव। घ जवाब। अंग उधार। और च आपको दिया है दूर। विलोम शब्द को करने से पहले हम ये जान लें कि विलोम शब्द कहते किन्हें हैं, है ना बेटा। उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? विलोम शब्द, एक्सरसाइज नंबर 3, विलोम शब्द। अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत यदि हम देखें तो आपको वहां पर एक छोटी सी परिभाषा दी गई है, उल्टे अर्थ वाले, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द से विपरीत अर्थ देते हैं, है ना। कई बार हमने कुछ कहा और आप उसका उल्टा जवाब देते हैं, तो वो शब्द क्या कहला जाता है? विलोम शब्द। बहुत आसान है, जैसे उल्टा, है ना, ये उल्टा है, तो अगर मुझे इसका विपरीत कर दिया तो क्या हो गया? सीधा, है ना। ये मेरा हाथ उल्टा है, इसको यदि मैंने इसकी विपरीत कर दिया तो अब मेरा हाथ कैसा हो गया है? सीधा हो गया है। यानी कि किसी शब्द से बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट जो शब्द होता है वो कहलाता है विलोम, जिसका अर्थ भी बहुत उससे अलग हो, बिल्कुल उससे मैच करता ही नहीं हो, है ना। एक कमरा जो खुला है जहां बाहर से रोशनी आ रही है, लेकिन एक कमरा जो पूरा बंद है, तो वहां पर क्या होगा? अंधेरा। यानी आपको फुल रोशनी दिखी तो वो होता है प्रकाश, लेकिन अगर प्रकाश की एक बूंद भी नहीं हो तो वहां होता है अंधकार। यानी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ऐसे विपरीत वाले शब्द को कहते हैं हम लोग विलोम शब्द। यहाँ पर आपको पहला एक शब्द विलोम दिया है उल्टा,
तो उल्टा का उल्टा क्या हो जाएगा? सीधा, है ना? आप लोग क्लास के बाहर हैं, आप मुझसे परमिशन लेते हैं कहाँ आने की? अंदर, है ना? एक बच्चा क्लास के बाहर है और एक बच्चा क्लास के अंदर है, ठीक है? गांव, आप लोग कहाँ रहते हैं? शहर में। क्योंकि शहर और गांव बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत होते हैं। उसी तरह से होता है जवाब। मैं आपसे कुछ पूछती हूँ तो आप मुझे जवाब देते हैं, तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? सोचो, सवाल। मैं सवाल नहीं पूछूंगी तो आप जवाब कैसे देंगे? या फिर जवाब तभी दिया जाता है जब कोई सवाल किया जाता है, यानी सवाल और जवाब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। सवाल के अंदर क्या होता है? मन की जिज्ञासा होती है और जवाब में क्या होता है? हर जिज्ञासा का हल होता है, अंत होता है। तो दोनों अपने आप में बहुत विपरीत हैं। एक और शब्द उधार, है ना? उधार हम कब लेते हैं? जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती है, और जब हमें किसी को वो उधार चुकाना होता है तो हम उसको वो उधार कैसे देते हैं? नगद। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से घर में कभी हम पापा के साथ कुछ चीज़ लेने जाते हैं, है ना? तो अगर पापा के पास पैसे होते हैं तो वो दुकान वाला क्या पूछता है? सर उधार लेंगे या नगद या कैश में लेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैश कहते हैं। तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम वहाँ पर तुरंत पैसे दे देते हैं, वो होता है नगद व्यवहार करना। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप वो चीज़ बाद में उसके पैसे चुका रहे हो तो वो व्यवहार कहलाता है उधार। यानी उधार बाद में दिया जाएगा और नगद तुरंत दिया जाता है। तो दोनों में बहुत विपरीत अर्थ है। तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम कहला जाते हैं। एक शब्द है आपका दूर, है ना? अभी आप मुझसे बहुत दूर हैं। अगर अभी स्कूल चालू होती तो आप मेरे बहुत क्या होते? पास होते, है ना? हाँ, अब बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है बेटा? विलोम शब्द आप लोगों ने एक बार पढ़ लिए बेटा? ठीक है। अब ये विलोम शब्द आप लोग घर पे अच्छे से याद करेंगे, ठीक है? एक बार फिर दोहरा रहे हैं हम अपने विलोम शब्द। उल्टा सीधा, है ना? उल्टा सीधा। बाहर, कक्षा के बाहर। अंदर, गांव दूर होता है, शहर पास में है। जवाब आप देते हैं, सवाल हम करते हैं, या सवाल आप करते हैं, जवाब हम देते हैं। उधार मैं नहीं करती, मैं हमेशा कैसा काम करती हूँ? नगद काम करती हूँ। अभी आप मुझसे दूर हैं, थोड़े दिन बाद आप मेरे पास आ जाएंगे। तो आप शब्दों को बार बार अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो आपको विलोम शब्द का प्रयोग करना बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो इस तरह आज हम लोग ने भाषा की समझ यहीं पर पढ़ी, समझी, और इसके बाद हम फिर अगले वाला जो अभ्यास प्रश्न है वो अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।